तो चलिए शुरू करते हैं। माइनिंग एंड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं WCL का एनुअल रिपोर्ट। इसमें लैपटॉप नहीं है, नया मोबाइल है, ऐप नहीं खुल रहा है। जनरल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो WCL का जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई ये 47th एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है। टोटल 10 माइनिंग एरियाज में ये काम करता है। महाराष्ट्र में आपके टोटल 7 माइनिंग एरियाज हैं: नागपुर, उमरेड, चंद्रपुर, बल्लारपुर, माजरी, वानी एंड वानी नॉर्थ। मध्य प्रदेश में आपका है पेंच, कन्हान एंड पाथाखेड़ा एरिया। जो टोटल माइंस हैं इसके पास 55 माइंस हैं, जिसमें से कि 21 अंडरग्राउंड माइंस हैं और 34 ओपन कास्ट माइंस हैं इसके पास। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो इसके चेयरमैन कम एमडी हैं मिस्टर मनोज कुमार। ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जो हैं तो वो है मिस्टर भवानी प्रसाद पाटी। डायरेक्टर पर्सनल और आईआर के कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से मिस्टर विनय रंजन। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूडेड रहते हैं कोल इंडिया की तरफ से। डायरेक्टर मार्केटिंग के कोल इंडिया लिमिटेड के हैं मिस्टर एस एन तिवारी। और कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर ऋतु वार्ष्णे। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि अभी ये रिसेंटली इनको जो है तो अपॉइंट किया गया है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। एनुअल रिपोर्ट में दूसरे का नाम दिया हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जो कोयले का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वो है 57.71 मिलियन टन का कोयले का प्रोडक्शन किया गया है इसके द्वारा। टोटल कोल प्रोडक्शन का जो टारगेट था, ठीक है, टारगेट ऑफ कोल प्रोडक्शन जो दिया गया था इनको WCL वालों को 60 मिलियन टन का टारगेट दिया था, 57.71 अचीव किए हैं। ओबी रिमूवल में इन्होंने 273.24 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का ओबी रिमूव किया है। ठीक है। जिसमें से कि टारगेट इनका जो था वो था 280 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का इनको टारगेट दिया गया था, बट इन्होंने उसमें से सिर्फ 273.24 मिलियन क्यूबिक मीटर्स को अचीव किया है। जो कोयला मार्केट में बेचना था वो इन्होंने बेचा 64.17 मिलियन टन। जो इनका टारगेट था वो था 67 मिलियन टन का। अब मूड के ऊपर है यार श्रीधर, सामने वाले को देना है कि नहीं देना है, हमारा काम है पढ़ना, तो पढ़ रहे हैं। कंपोजिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कोल प्लस ओबी का जो इनका कंपोजिट वॉल्यूम है, कंपोजिट वॉल्यूम मतलब कि कोयले और ओवरबर्डन को मिला के टोटल कितना इन्होंने वॉल्यूम जो है तो एक्सट्रैक्ट किया है, तो 310.23 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का वॉल्यूम इन्होंने टोटल एक्सट्रैक्ट किया है। कोयले का जो स्टॉक इनके पास बचा था फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वो बचा था 8.42 मिलियन टन कोयला इनके पास स्टॉक में बचा था। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें और सिस्टम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो ओवरऑल इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो थी 3.52 टन की प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, पर मैन शिफ्ट। अंडरग्राउंड, अब इसमें से अंडरग्राउंड की अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 0.93 टन थी पर मैन शिफ्ट, और ओपन कास्ट की थी 4.16 टन पर मैन शिफ्ट। एसडीएल और एलएसडी का भी प्रोडक्टिविटी अलग से आपसे पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा कि 48 टन पर मशीन पर डे था, और एलएसडी का आपका 82 टन पर मशीन पर डे का इनका था। ठीक है। क्रशिंग साइज आपका यहां से पिछले साल भी यही बताया था मैंने कि क्रशिंग साइज 100 इनका होता है पावर सेक्टर में जो ये देते हैं। ठीक है, जो पावर सेक्टर में ये देते हैं उसमें क्रशिंग साइज इनका क्या होता है, 100 का क्रशिंग साइज होता है। एबीसी का एनालिसिस, अब ये क्या करते हैं ना, ये लोग बेसिकली माइंस में अलग अलग चीजों का एनालिसिस करते हैं, मतलब मिनरल जो भी कोयला निकलता है उसको ग्रेड के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। तो इन्होंने पूरी की पूरी माइंस को ही सेपरेट कर दिया है उसके बेसिस पे, ग्रेडिंग के बेसिस पे। ठीक है। तो ए, बी और सी ग्रुप में इन्होंने माइंस को डिवाइड किया है सैम्पलिंग के जो रिजल्ट्स आए उसके बेसिस पे। तो परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ ग्रेड मटेरियलाइजेशन जो है तो इनका सैम्पलिंग पे बेस्ड है। ठीक है। अब माइंस, ऐसे माइंस जिनका मटेरियलाइजेशन का जो ग्रेड है 80% या उससे अधिक है तो उसको ए ग्रुप में डाला। 80 से 50% के बीच में का ग्रेड का मटेरियल जो इनको मिल रहा है जिस माइंस में भी, उनको बी ग्रुप में डाला, और 50% से कम वालों को सी ग्रुप में डाल दिया।
मतलब एवरेज जो ग्रेड मिल रहा है इनको, किस क्वालिटी का ग्रेड मिल रहा है, तो परसेंटेज के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया है। किसका सबसे अच्छे ग्रेड वालों को ए ग्रुप में डाला, उससे कम वालों को, मॉडरेट वालों को बी में, और जो उससे सबसे कम थे, लो क्वालिटी का कोल मिलता है उनको 50% से नीचे वाला जो ग्रेड मटेरियलाइजेशन था वो सी ग्रुप में डाला गया आपका। प्लानिंग, जो इनकी एग्जिस्टिंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसका टारगेट जो है इनका, आपको सिर्फ टारगेट याद रखना है, 2023 का इनका ये टारगेट है, 33.53 मिलियन टन का इनका टारगेट है। ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का जो इन्होंने टारगेट सेट किया है कि मतलब आगे फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे तो लगभग उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का इनका टारगेट है 2023 के लिए, वो है इनका 28.47 मिलियन टन का इनका टारगेट है। तो ये टारगेट वाला पोर्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ पिछले प्रोजेक्ट्स का जो इन्होंने टारगेट सेट किया था, जो कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट थे, ठीक है, उनका था 33.53, 2023 के लिए ये टारगेट इन्होंने सेट किया था। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए जो टारगेट, जो नए प्रोजेक्ट्स ओपन होने वाले हैं, उनका टारगेट इन्होंने 28.47 मिलियन टन सेट किया था। जियोलॉजिकल रिजर्व्स की अगर बात करें तो इनको दो जियोलॉजिकल रिजर्व अभी रिसेंटली इन्होंने पाए हैं। एक तो योकोना 1 साउथ ब्लॉक कोल इंडिया लिमिटेड, और दूसरा पेनगंगा डीप ब्लॉक। मतलब कि इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे कराया, जब सर्वे कराया तो उसके बेसिस पे मतलब प्रोस्पेक्टिंग जब हुआ उसके बाद फिर उन्होंने जियोलॉजिकल रिजर्व पता करने की कोशिश की कि कितना रिजर्व हमारे पास है कोयले का भी। तो जो दो नए मिले हैं उसकी बात कर रहा है यकोना और आपका पेनगंगा डीप ब्लॉक, यकोना 1 साउथ ब्लॉक, जिसमें से कि आपका प्रूव्ड रिजर्व रिसोर्स जो है इसमें वो है 65.082 मिलियन टन। जो इंडिकेटेड रिसोर्स था वो था 17 मिलियन टन का। इंडिकेटेड मतलब जो इनको लग रहा था कि हाँ इतना मिलेगा वो था, और जितना जो इनको मिला कि हाँ अब मतलब ये फाइनली प्रूव्ड रिसोर्स ही हो गया कि फाइनली अब इनको पता चल चुका है कि अच्छा यहाँ पे इतना कोयला, इतने मिलियन टन कोयला है। तो ये उनको फाइनली पता चल जाता है। इंडिकेटेड मतलब कि देख के ये एक अंदाज लगाते हैं, कंफर्म नहीं रहता है, ठीक है। वैसे ही पेनगंगा का भी है कि भाई प्रूव्ड रिसोर्स जो है इसके वो है 153.434 मिलियन टन, और इंडिकेटेड रिसोर्स जो है इसके 55.773 मिलियन टन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि भाई सीधे सीधे पूछना चाहे तो पूछ लेगा कि 2024 का टारगेट क्या है, 64 मिलियन टन का। 24-25 का टारगेट क्या है, 70 मिलियन टन का। और 25-26 का भी टारगेट कितना सेट किया है, 70 मिलियन टन का इन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है ऑलरेडी। फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करेंगे ये, WCL के द्वारा कितना प्रोडक्शन होगा, वो पूरा का पूरा इन्होंने ऑलरेडी सेट कर दिया है। नेक्स्ट है आपका कि इन्होंने जो मतलब कि पता किया, क्या कहते हैं, इन्होंने जब रिसोर्सेस पता किए, जब प्रोस्पेक्टिंग वगैरह किया, तो इनको और भी नए ओपन प्रोजेक्ट्स इन्होंने खोले हैं, ठीक है। जो नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने, इनके द्वारा 7 नए प्रोजेक्ट्स खोले गए हैं, 7 न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये जो 7 नए प्रोजेक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं, एक तो गौरी पौनी एक्सपेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 3.5 मिलियन टन पर एनम। MTPA का मतलब है मिलियन टन पर एनम, ठीक है। मंगोली निर्गुड़ा डीप एक्सटेंशन का जो है तो कैपेसिटी है 6.125 मिलियन टन पर एनम। वहीं पर मखर धोखड़ा एक्सपेंशन 4.9 मिलियन टन पर एनम। वघोड़ा अंडरग्राउंड 0.39 मिलियन टन पर एनम। उर्धन ओपन कास्ट 0.7 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वाला है। तो इस तरीके से ये आपके दो और है, मतलब गोंडेगांव घटरोहना और धूपतला ओपन कास्ट, शास्त्री अंडरग्राउंड टू ओपन कास्ट, शास्त्री अंडरग्राउंड को ओपन कास्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये 7 नए प्रोजेक्ट्स जिस पर की काम किया जा रहा है, किसके द्वारा, WCL के द्वारा, और ये ओपन किए गए हैं अभी रिसेंटली।
जो इसके इक्विपमेंट्स का पॉपुलेशन है, डायरेक्टली यहीं से एक बार तो क्वेश्चन आया था WCL का, डायरेक्टली पूछ लिया था कि कितने इसके पास इक्विपमेंट्स हैं। तो ड्रैगलाइन टोटल इसके पास जो है तो सस्ती को ओपन कास्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ड्रैगलाइन का जो इसके पास पॉपुलेशन है 31 मार्च के अनुसार, तो टोटल एक ही ड्रैगलाइन अब इसके पास बची हुई है, ठीक है। ईआर शॉवेल्स इसके पास है टोटल 12, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर से टोटल 107, डंपर 347, डोजर 147 और ड्रिल मशीन 70। टोटल जो पॉपुलेशन है 684 इक्विपमेंट्स टोटल हैं इसके पास, ठीक है। अच्छा, चलो बढ़िया है। अगर मैं अंडरग्राउंड इक्विपमेंट्स की पॉपुलेशन देखूं 2022 में, तो एसडीएल का टोटल इसके पास 57 एसडीएल थे हैं, मतलब 2022 में। एलएचडी 105, यूडीएम यूनिवर्सल ड्रिल मशीन 44, कंटिन्यूस माइनर एक ही है अभी जो कि तवा 2 माइंस में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना जरूरी है, पता नहीं कितने साल लगते हैं एक माइंस में कंटिन्यूस माइनर बैठाने में है। फैटल और सीरियस एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स, फैटेलिटीज, तो आपको मेन याद क्या रखना है कि आपका रेट क्या था, ठीक है। जैसे यहां पर दिया है सीरियस इंजरीज का रेट दिया हुआ है, ठीक है, आपका टन के बेसिस पे क्या था, ठीक है। तो आपको 2021-22 का याद रखना है। और आपका फैटेलिटी रेट आपको याद रखना है 0.07 था, ठीक है। टन के बेसिस पे जो फैटेलिटी रेट था 0.07 इसका भी था टन प्रोडक्शन पे, है ना। सीरियस इंजरी रेट जो है तो पर 3 लाख मैनशिप्स पे था इसका 0.16। तो रेट बस आपको याद रखना है। और इंजरी का जो फ्रीक्वेंसी था वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10F+S, मतलब कि फैटेलिटी रेट के बेसिस पे। तो ये आपका क्या आया है 48 इसका था। यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज चालू हो जाती है कि सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए इसने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो इसने टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, ETMS, एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, ETMS, अंडरग्राउंड माइंस में। बेसिकली ये जो टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, ये टोटल इसने 6 लगाए हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड में 6 अंडरग्राउंड माइंस में लगाए हैं WCL के। वो कौन कौन सी है, बल्लारपुर कॉलरी 3 एंड 4, DRC माइंस, सिलेवारा, नंदगांव, शास्त्री अंडरग्राउंड एंड महाकाली। तो इन अंडरग्राउंड माइंस में इन्होंने जो है तो लगाए हैं 6 अंडरग्राउंड माइंस में टोटल इन्होंने टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है, एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम। 14 इन्होंने मैन राइडिंग सिस्टम सेटअप किए हैं 13 अंडरग्राउंड माइंस में, तांदसी, मोहन, सावनेर 1, तवा 1, तवा 2, बल्लारपुर कॉलरी 3 एंड 4, छतरपुर में 2 ठो लगे हुए हैं, इसलिए 13 अंडरग्राउंड माइंस में है, टोटल 14 ठो, ठीक है। ये टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम जो है तो ये कंटिन्यूसली 24/7 क्या करता रहता है, मॉनिटरिंग का काम करता है, माइंस के एनवायरमेंट का कंटिन्यूसली 24/7 मॉनिटरिंग का काम करता रहता है। नेहरिया, राजूर इंक्लाइन, सावनेर माइन नंबर 2, सावनेर माइन नंबर 3, महाकाली और DRC। तो नहीं, जो सेटअप हुए हैं, जो सेटअप हुए हैं उनकी बात कर रहा है। तो 14 है टोटल, 13 अंडरग्राउंड माइंस में। सस्ती था पहले तो उसको हटा दिया गया है। फॉर क्विक एंड प्रिसाइज एनालिसिस ऑफ माइन गैसेस। अब माइन गैसेस का जो एनालिसिस किया जाता है WCL में, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि इसके पास 4 क्रोमेटोग्राफ, गैस क्रोमेटोग्राफ्स है। सस्ती में ही था ना,
याद नहीं मेरे को, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, शास्त्री में था शायद। 4 गैस क्रोमेटोग्राफ्स हैं इसके, ताकि गैस का एनालिसिस किया जा सके, है ना। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है कि आपका एनालिसिस करके ये बताना कि कौन सी गैस का कितना परसेंटेज होता है। गैस क्रोमेटोग्राफ का अलग से पूरा लेक्चर ही है, ठीक है। तो WCL के अलग अलग रिसर्च लैब्स जो हैं वहां पर इन्होंने सेटअप किया हुआ है, जो अलग अलग ट्रिपल RTs हैं WCL के, और जो RRs हैं, तो वहां पे इन्होंने सेट किया हुआ है। रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है ये बेसिकली। और आपका जो RR होता है, RR का मुझे नहीं पता यार, उसके लिए सॉरी, RR का नहीं पता। तो इनका ये एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से ये क्या कर सकते हैं, मतलब कि तुरंत तुरंत ही पूरा का पूरा गैस क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे सेटअप किए गए हैं, ठीक है। जो सप्लाई और ऑर्डर है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक सिमुलेटर लगाया हुआ है। सिमुलेटर क्या होता है कि आपको बस में बैठे बिना ही बस चलाना सीखना है, ठीक है। आपको बस में बैठे बिना ही बस चलाना सीखना है, तो उसके लिए सिमुलेटर यूज होता है। तो जो भी नए वर्कर्स होते हैं, तो अपनी स्किल को एनहेंस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी से के साथ काम करने के लिए HMM ऑपरेटर्स को जो है तो ये प्रोवाइड किया जाता है। क्या? सिमुलेटर, उसमें बैठ के ये जो है तो फुल टू वैसा ही एक्सपीरियंस रहते हैं। अच्छा, रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग, अच्छा हाँ, रेस्क्यू रूम रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटर्स और RRs हो गया क्या आपका, रेस्क्यू रूम्स। थैंक यू। सेफ्टी स्किल एंड HMM ऑपरेटर्स, हाँ। तो HMM ऑपरेटर्स की सेफ्टी और स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इन्होंने जो है तो सिमुलेटर सेटअप किया हुआ है। एक सिमुलेटर है टोटल 5472 सेल्फ कंटेन रेस्क्यूअर्स हैं इनके पास। 1 घंटे वाले इन्होंने नए जो है तो माइंस में लिए हैं। एक स्लोप स्टेबिलिटी रडार है सस्ती ओपन कास्ट में, बल्लारपुर एरिया में, ठीक है। बोरहोल एक्सटेंसोमीटर लगाया हुआ है नीलजे ओपन कास्ट में, मंगोली ओपन कास्ट में, उमरेर ओपन कास्ट में, जो कि 24/7 मॉनिटरिंग करते रहते हैं बेंचेस का, ठीक है। ETMS आपका ओपन कास्ट में नहीं होता है। ETMS आपका जो है तो किस में यूज होता है, एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम जो है तो ये आपका अंडरग्राउंड में यूज होता है माइंस के एनवायरमेंट को पता करने के लिए, ठीक है। और आपका जो बोरहोल एक्सटेंसोमीटर होता है ये कहां पर यूज होता है, ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है, ताकि बेंचेस की स्टेबिलिटी को कंटिन्यूसली क्या किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके 24/7। तो इसके पास टोटल 3 बोरहोल एक्सटेंसोमीटर्स हैं अभी, नीलजे ओपन कास्ट में, मंगोली ओपन कास्ट में और उमरेर ओपन कास्ट में। और शास्त्री ओपन कास्ट में इन्होंने स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया हुआ है। अब इन्होंने एक कंटिन्यूअस माइनर लगाया है तवा 2 अंडरग्राउंड माइंस में, है ना। और एक कंटिन्यूअस माइनर जो है तो लगाने की प्रोसेस अभी है छतरपुर 1 में, और तवा 1 अंडरग्राउंड माइंस में जल्दी ही लगाया जाएगा, 2 जगह पे। दूसरा ये कि फ्यूचर में ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 12 अंडरग्राउंड माइंस में जो है तो ये कंटिन्यूअस माइनर लगाएंगे। रॉक मास रेटिंग के लिए इन्होंने अलग से रॉक मैकेनिक्स लेबोरेटरी जो है तो सेटअप किया हुआ है WCL में, ठीक है।
कोल इंडिया का एकमात्र ये रॉक मैकेनिक्स लैब है WCL के पास, ये याद रखना है। नेक्स्ट है रेस्क्यू का, तो माइंस रेस्क्यू स्टेशन इनका नागपुर में है, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है रेस्क्यू एंड रिकवरी का के लिए एम्प्लॉयज को। और ये जो है तो अलग अलग मतलब प्राइवेट कंपनीज को भी ये लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू एंड रिकवरी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो भी पेमेंट बेसिस पे। जैसे कि सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया, इसको प्रोवाइड कराते हैं। सियाल गौगरी कोल माइन, मॉइल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और SML लिमिटेड। तो इन सभी प्राइवेट कंपनीज को भी ये लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू एंड रिकवरी का जो है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे WCL के नागपुर माइंस रेस्क्यू स्टेशन में प्रोवाइड किया जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफ की अगर हम बात करें तो एक पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ है माइंस रेस्क्यू स्टेशन नागपुर में, उसको इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि माइंस के गैसेस का एनालिसिस किया जाता है। टोटल इसने जो इस साल 2021-22 में जो इसके द्वारा एनालिसिस किया गया है 2299 माइंस एयर का सैंपल इसके द्वारा किया गया है, सैंपलिंग किया गया है, और वो भी WCL के अलग अलग माइंस से। तो इससे इसका बहुत सारा पैसा बचता है, इसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता है। अगला है ERP मॉड्यूल्स। ERP मॉड्यूल्स में आपका किस किस मॉड्यूल पे ये आपका काम करता है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब कि आपका पेरोल प्रोसेस होता है, प्रोसेस को भी इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि आप ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब कि ये ERP जो मॉड्यूल होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP मॉड्यूल्स क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें बेसिकली ये टारगेट रहता है कि ठीक है, आप अगर मान लीजिए एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, अब जब आप एक कंपनी चलाते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है, भाई एक ही चीज प्रॉब्लम तो होती नहीं है भाई, लोग बाग भी परेशान करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आएगी, मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे करना है, सेल्स कैसे करोगे और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट का, अब प्लांट का मेंटेनेंस कैसे होगा, प्रोडक्शन के लिए एक अलग से प्लानिंग करके रखना होगा, और आपके प्रोजेक्ट्स किस तरीके से काम करेंगे, या फिर कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स जो है तो आप ओपन करने की कोशिश करते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। तो ये सारे ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। तो आप जब एक प्लानिंग करते हो तो जो WCL है इन 7 ERP मॉड्यूल्स पे काम करता है, इनके बेसिस पे WCL काम करता है। जैसे कि ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे माइंस ओपन किया है तो वहां पे आसपास के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करा देता है, भाई तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी जमीन ले ली हमने तो तुमको हम नौकरी दे रहे हैं, इस टाइप से। फाइनेंस से रिलेटेड कि भाई क्या फाइनेंस मतलब कितना फंड रेज करना है, या फिर मुझे क्या मतलब कितने में मटेरियल मुझे अपना मार्केट में बेचना है, ये सारी जो बातें होती है इसका ERP मॉड्यूल्स में यहाँ पे आ जाता है। मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी सर्विसेज और अच्छी से अच्छी हो जाए ताकि हम जितना ज्यादा हो सके मार्केट में अपना कोयला बेच सके, सेल्स कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, मतलब कि जो पावर हाउसेस हैं, थर्मल पावर स्टेशन हैं, वहां तक कैसे पहुंचाएंगे, ये पूरी चीजें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये ERP मॉड्यूल्स आपको याद रखना है कि टोटल 7 ERP मॉड्यूल्स पे जो है तो आपका WCL काम करता है, और इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव इसने जो किया है, कंपनी ने लगभग 9,05,428 किलोवाट आवर्स का जो है तो सोलर पावर जनरेट किया है। टोटल इसके पास 21 सोलर पावर सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो कि WCL के अलग अलग एरियाज में इसने सेटअप किया हुआ है। और भी 400 किलोवाट पावर का जो है तो सोलर पावर पैनल्स ये लगाने की प्लानिंग फ्यूचर में कर रहा है। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये आपका उसमें दिया हुआ था, कौन से रिपोर्ट में, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, कि तवा 2 में कंटिन्यूस माइनर लग ही चुका है, ये तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। और आपका छतरपुर 1 में लगने वाला है, अगला CM जो है लगने वाला है वो छतरपुर 1 में ही लगने वाला है, ठीक है। और अंडरग्राउंड माइंस में इन्होंने जो है तो मैन राइडिंग सिस्टम लगा दिया, हमारे से लगा दिया है।
14 टोटल लगाए हैं 13 अंडरग्राउंड माइंस में। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, RFID। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मतलब ये वायरलेस कम्युनिकेशन वाला डिवाइस है। ये बेसिकली क्या यूज करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग का इस्तेमाल करता है। तो ये क्या करता है? लगातार फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ ये कपल्ड होता है। तो वे ब्रिज जो है, WCL क्या कर रहा है? अपने सारे के सारे वे ब्रिजेस को WCL ने जो है तो अनमैन्ड कर दिया। मतलब कि वहां पे कोई आदमी नहीं खड़ा रहता है, बस डंपर्स जाएंगे, खड़े होंगे, अपना वे ब्रिज पे वे कराएंगे और निकल लेंगे, ठीक है, कांटाघर के पास जाके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आसपास कोई ऑब्जेक्ट है या एनिमल है या व्यक्ति है, ये तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेता है। और इसके बेसिस पे इसके ये दोनों फाटक खुल जाते हैं, ठीक है, दोनों फाटक खुल जाते हैं। और आपका डंपर आता है, अपना पूरा का पूरा वे ब्रिज वे कराएगा और चल देगा। रहते हैं बट अब मतलब पर्टिकुलरली यहाँ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। कोशिश किया जा रहा है पूरा का पूरा अनमैन्ड करने का। अगर आपने कहीं पे देखा भी होगा तो वहां पे जो है तो क्या कहते हैं, अरे क्या हो गया हमारा, पता चल जाता है कि मतलब कि यहाँ पे जैसे ही डंपर आता है तो ये दोनों फाटक खुल जाते हैं, आपका डंपर आके खड़ा हो जाता है और करवा लेता है अपना वे, ठीक है। दूसरा, WCL ने आपके लिए कुछ बोला है कि हमने जो है 2021-22 में रिक्रूटमेंट किया है। टोटल WCL ने कितने माइनिंग से सरदार इक्विपमेंट रिक्रूटमेंट किया है? 167 रिक्रूटमेंट कर लिया। आप लोग को क्यों छोड़ दिया? सर्वेयर इसने टोटल रिक्रूट किए हैं, सर्वेयर 46। रिक्रूटमेंट होता है तो ठीक है यार, बट होता किसका है? होता है वो तो ठीक है, होता किसका है? हो भी जाता है और होता भी नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था एनुअल रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और जो थोड़ी बहुत चीजें छूट गई हैं जो मैं नहीं बताया हूँ, मैं कमेंट्स देख रहा था तो मैं देखता हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं उन चीजों को भी एक बार क्लियर करके फिर आपको बता दूंगा, या फिर दोबारा से एनुअल रिपोर्ट की एक क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो अभी एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया हूँ, जैसे प्रोडक्टिविटी मैं डिटेल में थोड़ा समझा दूंगा, और भी जो है आपका जो छोटा मोटा चुटुर पुटुर था तो वो मैं बता दूंगा आपको डिटेल में, ठीक है। और SCCL का भी एनुअल रिपोर्ट जल्दी ही बनाऊंगा। ठीक है, मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ। मैं करना ही है यार, वो थोड़ा एडिट करने में टाइम लगता है बेसिकली, ठीक है, तो मैं करके फिर बताता हूँ, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। इतना पहले पढ़ के रखिए, फिर देखते हैं, ठीक। बाद में रोशन, गुड नाइट।